जी नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हरपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में अपन जो वैश्विक पवन तंत्र है, वैश्विक पवन तंत्र वो पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम देखते हैं क्या चीज़ें किस प्रकार से पवनें चलती हैं, किस प्रकार से मानसून को प्रभावित करती हैं और इस पृथ्वी को प्रभावित करती हैं। तो देखिएगा, वायु दाब के बारे में सर्वप्रथम अगर कोई बताता है वो ग्यूरिक बताता है। आपसे पूछ ले कि सबसे पहले अगर वायु दाब के बारे में कौन बताता है, तो जिसका उत्तर होना चाहिए ग्यूरिक होना चाहिए, ग्यूरिक होना चाहिए, ग्यूरिक होना चाहिए। सबसे पहले वायु दाब के बारे में आपके जानकारी देता है ग्यूरिक। पृथ्वी की सतह पर इकाई क्षेत्रफल पर आपके ऊर्ध्वाधर वायु द्वारा डाले गए भार का मापन किया जाए तो वायु का औसत भार आपके 1034 ग्राम वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है। प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है, 1034 ग्राम वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है पृथ्वी की सतह पर। ये पृथ्वी की सतह, इस सतह पर आपके इकाई क्षेत्रफल है, मान लीजिए कोई क्षेत्रफल है इकाई, इस पर आपके ऊर्ध्वाधर, कैसे ऊर्ध्वाधर अगर वायु द्वारा डाले गए भार का मापन किया जाए तो वायु का औसत भार कितना निकलेगा, 134 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। वायु का मापन है आपके एनेरॉइड बैरोमीटर, निद्रव वायु दाब मापी, फार्टिन बैरोमीटर या वर्करी वायु दाब मापी, या आपके बैरोग्राफ जिसे दाब लेखी आदि द्वारा आपके किया जाता है, ठीक है ना। तो वायु दाब का मापन है आपके एनोराइड बैरोमीटर है, निर्द्रव है आपके वायु दाब मापी है, फार्टिन बैरोमीटर है या मरकरी वायु दाब मापी है, और बैरोग्राफ या दाब लेखी आदि के द्वारा किया जाता है। वायु दाब को सामान्यतः मिली बार इकाई में आपकी व्यक्त किया जाता है। वायु दाब है, इस वायु दाब को सामान्यतः किसमें, मिली बार इकाई में व्यक्त किया जाता है, मिली बार इकाई में व्यक्त किया जाता है। तो क्या होगा, वायु दाब को सामान्यतः मिली बार इकाई में व्यक्त किया जाता है। आदर्श परिस्थितियों में समुद्र तल पर आपके औसत वायु दाब 1013.25 मिली बार प्राप्त होता है। तो वायु दाब के सामान्यतः मिली बार इकाई में व्यक्त किया जाता है और आदर्श परिस्थिति में समुद्र तल पर क्या है, औसत वायु दाब है वो 1013.25 मिली बार एमबी प्राप्त होता है, ठीक है ना। कितना होता है, 1013.35। और आपके ऊर्ध्वाधर किसी क्षेत्रफल विशेष आपके इकाई क्षेत्रफल अगर भार डाला जाए तो उसका मापन होगा औसत भार 1034 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक देखें तो चार्ल्स के अनुसार सबसे पहले हम तापमान देखेंगे। तापमान है तो चार्ल्स के अनुसार क्या, पृथ्वी की सतह पर तापमान और वायु दाब के विपरीत संबंध है। अगर तापमान बढ़ेगा वायु दाब घटेगा, आपने क्या है बढ़ेगा तो तापमान घटा हुआ स्थिति देखने को मिलेगा। इनके तापमान बढ़ेगा तो वो घटेगा और तापमान घटेगा तो वो बढ़ेगा, यानी कि विपरीत संबंध है। तापमान और वायु दाब में विपरीत संबंध है। दूसरी ऊंचाई, सबसे पहले पास्कल ने बताया कि ऊंचाई के साथ है कि वायु दाब कम होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे वायु दाब कम होगा। सामान्यतः 1000 फीट की ऊंचाई पर वायु दाब 34 मिली बार कम हो जाता है। 1000 आपकी फीट की ऊंचाई पर वायु दाब 34 मिली बार कम हो जाता है। 34 मिली बार कम हो जाता है और ऊंचाई पर 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु दाब घटकर समुद्र तल के आपकी तुलना में लगभग आधा या 510 मिली बार पर रह जाता है। आपके समुद्र तल पर औसत वायु दाब है 1013.25 मिली बार, और 5 जब किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु दाब जाकर देखते हैं तो घटकर समुद्र तल की तुलना में लगभग आधा हो जाता है, यानी कि 510 हो जाता है, लगभग आधा हो जाता है, ये बात कह रहा है। तो 510 मिली बार आपके हो जाता है। और 1000 पे आपके 34 मिली बार कम होता है, 1000 पे 34 मिली बार कम होता है। जल वाष्प की देखें तो सामान्यतः आंद्र वायु आपकी
आर्द्र वायु शुष्क वायु की तुलना में हल्की होती हैं। जो आर्द्र वायु होती है जिसमें नमी होती है वो वायु शुष्क वायु की तुलना में हल्की होती है। सामान्यतः आर्द्र वायु शुष्क वायु की तुलना में हल्की होती हैं, अर्थात अधिक जल वाष्प वाले आपके भागों में वायु दाब है ये कम पाया जाता है। तो आपके जहाँ पर जल वाष्प हैं, अधिक जल वाष्प वाले जो भाग हैं ये भागों पर आपके वायु दाब कम होता है। तो जल वाष्प पे भी फर्क पड़ता है। अगर अधिक जल वाष्प हैं तो आपके उस भागों में वायु दाब होगा कम। अधिक जल वाष्प वाले भागों में क्या होगा, वायु दाब होगा कम। पृथ्वी की घूर्णन गति देखें तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण 30 से 35 डिग्री के अक्षांशों के बीच वायु का अवतल होता है। वायु का अवतलन होता है जिससे आपके धरातल पर उच्च वायु दाब की स्थिति बन जाती है। और 60 से 65 के आपके अक्षांशों के बीच पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण वायु के उत्थान होता है, जिससे धरातल पर आपके निम्न वायु दाब की स्थिति बन जाती है। तो यहाँ पर जहाँ पर आपके अवतलन होता है वायु का, जहाँ पर अवतलन होता है 30 से 35 डिग्री के उत्तरी अक्षांश के बीच में हम देखते हैं, अक्षांशों के बीच में देखते हैं। तो इन अक्षांशों में क्या देखते हैं, यहाँ पर अवतलन होता है वायु का, तो जहाँ पर अवतलन होता है वहाँ उच्च वायु दाब की स्थिति बन जाती है। अवतलन जहाँ होता है वहाँ पर आपकी उच्च वायु दाब की स्थिति बन जाती है। और जहाँ पर आपके 60 से 65 डिग्री की देख लीजिए, यहाँ पर अक्षांशों के बीच में आपके पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण वायु दाब को उत्थान होता है। क्या होता है, उत्थान होता है। और जैसे उत्थान होता है वहाँ की आपकी क्या होते हैं, इससे आपके निम्न वायु दाब बनता है। उत्थान से निम्न और अवतलन से आपके क्या होगी, उच्च वायु दाब की स्थिति होगी। वायु दाब की पेटियों के बारे में बात करें तो पृथ्वी पर तापमान एवं घूर्णन के कारण निम्न 7 वायु दाब पेटियां बनती हैं। कितनी पेटियां बनती हैं, 7 पेटियां बनती हैं। एक है विषुवत रेखीय दाब पेटी या शांत पेटी या आपके डोल ड्रम पेटी कहते हैं इसे। विषुवत रेखीय आपके निम्न दाब पेटी, शांत पेटी या डोल ड्रम पेटी। ये मान लीजिए आपकी क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। इस पे अपनी बात करें कौन सी, विषुवत रेखीय की बात करते हैं। विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी देखें तो ये पेटी आपकी एकदम 0 डिग्री अक्षांश के आसपास वाले में होगी, ठीक है ना। ये आपकी जैसी गए, ये होगी 0 डिग्री, इसका ये वाला क्षेत्र होगा, ये वाला क्षेत्र जो आपके क्या कहलाएगा, विषुवत रेखीय निम्न, विषुवत रेखीय निम्न दाब आपकी जो पेटी होगी ये यहाँ स्थित होगी, ठीक है ना। स्थिति होगी 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 ही अपने दक्षिणी अक्षांश। ये देख पा रहे हो ना, ये 0 डिग्री है और यहाँ पर आपके 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया, 5 आपके दक्षिणी डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध के अपने दक्षिणी अक्षांश हो गया। इनके बीच में आपकी क्या है, इनके बीच में निम्न क्या है, निम्न आपकी वायु दाब पेटी विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब पेटी है। और चूंकि यह पेटी आपके उच्च तापमान के कारण बनी है तो इसे तापजन्य कहते हैं। किस कारण से बनी, ताप से जन्मी है, इस कारण से इसे तापजन्य कहते हैं। तो ये क्या, तापमान के कारण बनी है। दूसरी है उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी। दूसरी कौन सी है, उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी है। इसे अश्व अक्षांश भी कहते हैं, ठीक है ना। ये आपके पृथ्वी में, वापस पृथ्वी, मजा नहीं आ रहा है। अब छोड़ो, जैसे भी अंडे जैसी बनी गई है तो यहाँ पर ये हो जाएगी आपकी 0 डिग्री लाइन, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा होगी। और यहाँ से देखें तो आपके दोनों गोलार्धों में 30 से 35 के बीच में, 30 से 35 के बीच में क्या बनते हैं, उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी, ठीक है ना। तीस से 35 के बीच में।
30 से 35 के बीच में ये बनती है कौन सी, उपोष्ण वायुदाब, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी बनती है। और विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब जो पेटी एवं उप ध्रुवीय निम्न दाब पेटियों से ऊपर उठी हुई वायु जो है ऊपरी वायुमंडल में 30 से 35 डिग्री अपने अक्षांशों के बीच आपस में मिलकर पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण नीचे की ओर बैठती हैं। जो घूर्णन गति है उस घूर्णन गति के कारण क्या नीचे की ओर बैठती हैं और वायु का अवतलन हो जाता है। और जब वायु का अवतलन होता है, जब वायु का क्या होता है दोस्तों, वायु का जब अवतलन होता है तो उस स्थिति में क्या होता है, उच्च वायुदाब की स्थिति बनती है। कैसे बनती है, उच्च वायुदाब की स्थिति बनती है जब वायु का होता है अवतलन। अवतलन मतलब नीचे जब बैठती है, जब वायु नीचे बैठ जाती है तो तापमान क्या होगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो दाब घट जाएगा और आपके क्या है ये दाब है, ये दाब आपके बढ़ जाएगा, उच्च वायुदाब बढ़ जाएगा। तो बात समझ में आई कि आपके एक तो आएगा विषुवत रेखीय जो निम्न दाब पेटी है 0 से 5 डिग्री की, यहाँ से निकलेगी। एक उप ध्रुवीय निम्न दाब पेटियां होती है, उप ध्रुवीय आपकी निम्न दाब पेटियां होती हैं। देखो उनकी लोकेशन भी पहले आपको दिखाता हूँ। ये आपकी क्या है, अब जैसे बने एक बार ही बनाऊंगा, बन गई, ठीक है। ये आपकी पृथ्वी, ये पृथ्वी की आपकी 0 डिग्री लाइन, ठीक है साहब, सबको पता 0 डिग्री लाइन है। और इसके बाद अगर हम देखें 60 से 65 आपके जो दोनों गोलार्धों में 60 से 65, ये 60 मान लीजिए और ये आपके 65 डिग्री की होगी, ठीक है ना। इसी तरफ ही वैसे ही ये 60 डिग्री, ये 65 डिग्री, 60 और 65, ये 0 डिग्री। ओके, तो इनसे ऊपर थोड़ी सी ऊपर देखिएगा, इनसे ऊपर यहाँ पर 30 से 35 के बीच में, 30 से 35 के बीच में क्या है, उपोष्ण उच्च वायु, सॉरी उससे पहले आपकी जो ये विषुवत रेखा है, यहाँ पर देखिएगा एक लाइन ऐसे खींच रहा हूँ, क्यों ये लाइन, इसलिए कि आपकी जो ये विषुवत रेखा है जो निम्न वायुदाब है, ये वाला क्षेत्र यहाँ पर बन गया, ठीक है ना, ये क्षेत्र यहाँ पर बन गया। और ये जो क्षेत्र है, ये जो आपका क्षेत्र बना 60 से 65 के बीच, ये 60 से 65 के बीच वाला कौन सा है, 60 से 65 के वाले बीच वाला क्षेत्र आपके हैं उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियां। उप ध्रुवीय आपकी क्या है, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियां हैं, ठीक है ना। उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियां हैं वो, और दोनों गोलार्ध में आपके 60 से 65 के बीच अक्षांशों के बीच में स्थित है, ये हमने देखा। और इस क्षेत्र में पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण वायु का है ऊपर की ओर उत्थान होता है। ऊपर की ओर क्या है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण वायु होती है आपके ऊपर उठती है, और जब वायु ऊपर उठ जाती है तो नीचे क्या बचता है, निम्न वायुदाब बचता है। यहाँ पर नीचे स्थिति क्या हो जाती है, निम्न वायुदाब की स्थिति हो जाती है। जब आपकी क्या वायु जब ऊपर उठती है तो नीचे निम्न वायुदाब हो जाएगा, क्योंकि वायु तो ऊपर उठ गई। चूंकि यह निम्न दाब की स्थिति पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण बनती है, इसलिए यह क्या कहलाती हैं, पेटियां गतिजन्य कहलाती हैं, पेटियां गतिजन्य, ठीक है ना। एक तापजन्य होता है, तापजन्य कौन सी थी, विषुवत रेखा जो निम्न वायुदाब पेटी थी, वहां पर ताप के कारण, चूंकि वहां पर आपकी पेटी उच्च तापमान के कारण बनी है, उच्च तापमान के कारण निम्न वायुदाब पेटी बनी है वहां पर, तो ऐसी स्थिति में आपकी, अब ये दोनों मिलकर यहाँ पर ये स्थिति क्यों बताई है कि उपध्रुवीय आपके निम्न वायुदाब पेटियां हैं, ये हम देख रहे हैं कि ऊपर उठ रही है और यहाँ पर निम्न वायुदाब की स्थिति बन रही है। तो अब वापस आओ, उपोष्ण जो उच्च वायुदाब की पेटी है, जो आपके निम्न दाब पेटी है, कौन सी, विषुवत रेखा निम्न दाब पेटी है, और एक अभी हमने देखा उपध्रुवीय निम्न दाब पेटियां हैं। उनसे ऊपर उठी जो वायु होती है, ऊपर उठी वायु, तब वहां पर निम्न वायुदाब बना हुआ है। तो जब ऊपर उठी वायु, तो वायुमंडल में आपके 30 से 35 डिग्री के अक्षांशों के बीच आपस में मिलकर, जब एक तो ये भी अपनी हवा ऊपर से मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी, कहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी, देखो यहाँ से निकली, ये भी इधर मिलेगी, और यहाँ से आई हुई है ऊपर से, वो भी यहाँ पर मिलेगी। तो ये कहाँ है, मिलन बिंदु है दोस्तों, क्या है, मिलन बिंदु है उनका, ठीक है, उनका मिलन बिंदु है यहाँ पर। और जो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण क्या है, नीचे की ओर बैठेगी। अब जैसे नीचे की ओर बैठेगी, वायु का होगा अवतलन, और वायु का अवतलन होने के कारण यहाँ पर 30 से 35 डिग्री के अक्षांशों के बीच धरातल पर आपके उच्च वायुदाब की आपकी स्थिति बन जाएगी।
और ये पेटियां गतिजन्य पेटियां हैं। कैसी पेटियां हैं? गतिजन्य पेटियां हैं। जो हमने उपद्रव्य आपकी निम्न पेटियां देखी, निम्न वायुदाब पेटियां देखी, वो भी गतिजन्य थी। वो भी क्या थी? गतिजन्य थी, घूर्णन के कारण आपके उत्पन्न हो रही थी। और इस क्षेत्र की आपके क्षेत्र को क्या घोड़ा अक्षांश या अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये हमने देख लिया उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियां। अब ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियां देखते हैं। ध्रुवीय उच्च जो वायुदाब पेटियां हैं वो देखते हैं। तो देखिएगा, दोनों ध्रुवों के अपने चारों ओर जो ध्रुव हैं, इन ध्रुवों के आपके चारों ओर ध्रुव हैं। ध्रुव कहाँ पर? यहाँ पर है, ये ध्रुव है। ये क्या दोस्तों? ये ध्रुव है, यहाँ पर ध्रुव है। इन ध्रुवों के चारों ओर, इन ध्रुवों के चारों ओर आपके क्या बनते हैं? ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियां बनती है। ध्रुवीय क्षेत्रों पर अत्यंत न्यून तापमान होता है। क्या होता है? ध्रुवीय क्षेत्र पर अत्यंत न्यून तापमान होता है। इसके कारण से आपके वायु ठंडी और भारी होकर नीचे की ओर बैठती है, जिससे ध्रुवों पर उच्च वायुदाब की स्थिति हो जाती है। जो वायु है वह ठंडी होकर भारी होकर पसार जाती है, और जो पसरती है तो आपके उच्च वायुदाब की स्थिति बढ़ जाती है। चूंकि उच्च दाब तापमान को कमी के कारण बना है, इसलिए आपकी क्या है? ये पेटियां ताप्यजन्य है, ताप्यजन्य है। तो अब तक की स्थिति है ना, एकदम मैं क्लियर कर देता हूँ, एकदम क्लियर कर देता हूँ। बात ये है दोस्तों, बात ये है कि हमने देखा कि वायुदाब है, इस वायुदाब की पेटियां हैं, इस वायुदाब की पेटियां हैं। इस पेटियों में आपने 7 वायुदाब की पेटियां समझी। तो आप ये कहोगे हमने तो 7 देखी। अरे 7 देखने में से 4 ही देखी। 4 नहीं, हमने 7 देख लिए। कैसे? एक हमने देखी कि बीच में जो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी है, जहाँ पर होता है तापमान अधिक, और जहाँ पर तापमान अधिक वहाँ वायुदाब कम, निम्न वायुदाब। तो 0 से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, ये जो आपके 10 डिग्री अक्षांशों का एक बेल्ट रहेगा, यहाँ पर विषुवत रेखीय के पास 0 डिग्री अक्षांश के आसपास का, ये आपकी क्या है? आपके विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है। ओके, जिसे शांत पेटी या डोल ड्रम पेटी कहते हैं। और ये आपकी पहली पेटी हो गई, एक पेटी। दूसरी पेटी, और इस पेटी का निर्माण आपके तापमान की स्थिति के हिसाब से है, तो ये तापजन्य पेटी है। दूसरी उपोष्ण उच्च आपकी वायुदाब पेटी, तो ये आपके क्या है? 2 गिनी जाएगा, 2 पेटियां गिना जाएगा, क्योंकि उत्तर में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है। दोनों गोलार्धों में 30 से 35 के बीच में है। ठीक है ना। उपोष्ण उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब है। यहाँ पर क्या है? उच्च वायुदाब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी हमने देखा उपध्रुवीय निम्न दाब पेटियों से और विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटियों से ऊपर उठी हुई जो वायु है वो आपके ऊपरी वायुमंडल में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच आपस में मिलती हैं, ऊपरी वायुमंडल में। ठीक है। और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण नीचे की ओर बैठती हैं, और जब इतनी सारी आपके नीचे बैठेगी तो क्या है? वायु का होगा अवतलन, और नीचे बैठेगी तो वायु का होगा अवतलन, और अवतलन होने के कारण आपकी क्या है? उच्च वायुदाब बनेगा, उच्च वायुदाब बनेगा। तो बीच धरातल पर आपकी वायु के अवतलन के कारण 30 से 35 डिग्री के अक्षांशों के बीच धरातल पर उच्च वायुदाब की स्थिति बनेगी, और ये आपके उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी हो जाएगी, और ये दोनों साइड पे होगी, तो ये 2 पेटी गिनी जाएगी। ठीक है। फिर आपकी हमने देखा आपके उपोष्ण के बाद में उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियां देखी, जो 60 से 65 डिग्री के दोनों गोलार्ध में, ये भी आपके 2 गिनी जाएगी। और ये पेटियां आपके किस आधार पर हैं? ये पेटियां पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण बनती हैं, और ये जब घूर्णन गति होती है तब क्या है? वायु ऊपर उठ जाती है, और जब वायु ऊपर उठती है तो नीचे आपके निम्न वायुदाब की स्थिति बन जाती है। ठीक वैसे अपने चौथे नंबर पे ये हो जाए, 2 ध्रुव हैं, एक दक्षिण आपके उत्तरी है और एक आपके दक्षिणी है, तो ये भी 2 2 4 2 6 1 7 कंप्लीट ना। यहाँ पर आपकी क्या है? ये तापजन्य है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? तापमान होता है ठंडा। तापमान क्या होता है यहाँ पर? आपके ठंडा, वायु भारी हो जाती है, पड़ी रहती है नीचे, और जब ऐसी स्थिति होती है वायु ठंडी और भारी होकर नीचे ही ठहरी आपके बैठी रहती हैं, तो उच्च वायुदाब की स्थिति बन जाती है। क्योंकि वायु बहुत ज़्यादा हो गई है तो दाब ज़्यादा, उच्च दाब की स्थिति बन जाती है, और उच्च दाब तापमान की कमी के कारण बना है, और ध्रुवीय उच्च दाब पेटियां तापजन्य होती है। ठीक है। अब देखिएगा पेटियों में भी आपके हम बात करें, तापजन्य वायुदाब पेटियां होती है, एक आपकी गतिजन्य वायुदाब की पेटियां होती हैं। ठीक है ना। वैसे तो हम क्लियर कर चुके हैं। जो आपके तापजन्य में विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी हैं, जिसमें आपके अधिक ताप हैं, इस अधिक ताप के कारण बनती हैं। उत्तरी ध्रुवीय उच्च दाब पेटियां हैं, ये आपके कम ताप के कारण बनती हैं। उत्तरी ध्रुवीय जो उच्च दाब पेटी हैं, और फिर दक्षिणी ध्रुवीय जो उच्च दाब पेटी हैं, ये कम ताप के कारण बनती हैं।
विषुवत रेखा आपकी निम्न दाब पेटी बनती है अधिक तापमान के कारण। जब अधिक तापमान होता है तो वहाँ पर निम्न दाब बनता है, ठीक है ना। और जब तापमान कम होता है तो वहाँ पर उच्च दाब पेटी बनती है और वो ध्रुवों पर बनती है। तो ये 3 स्थिति आपके तापजन्य वायुदाब पेटियाँ होगी। और 4 होगी आपकी गतिजन्य। गतिजन्य में कौन कौन सी होगी? गतिजन्य में होगी आपकी एक तो उत्तरी उपोष्ण उच्च दाब पेटी, एक होगी उत्तरी उपोष्ण उच्च दाब पेटी, ठीक है, जो जस्ट ध्रुवों के नीचे पर है, 60 से 65 डिग्री के बीच वाली है। एक उत्तरी उपोष्ण है, सॉरी उपोष्ण है तो 30 से 35 वाला है। कौन सी? 30 से 35 वाली है, ठीक है ना, 30 से 35 वाली। और उत्तरी जो उप ध्रुवीय है, जो उप ध्रुवीय के नाम से होती है, वो आपके 60 से 65 के बीच में है। तो उत्तरी उपोष्ण है, उत्तरी उपोष्ण में आपकी 30 से 35 डिग्री वाली की बात कर रहा हूँ। तो ये 30 से 35 डिग्री वाली अवतलन या अवरोहण के कारण। और दक्षिणी आपकी वही आपकी दक्षिणी उपोष्ण उच्च दाब पेटी है, ये भी आपके अवतलन और अवरोहण के कारण बनती है, ठीक है। और वहीं पर अगर उत्तरी उप ध्रुवीय निम्न दाब पेटी है, ये उप ध्रुवीय वाली आपके 60 से 65 के बीच वाली है, ये आपके गतिजन्य है और इसमें उत्तान या आरोहण के कारण, उत्तान या आरोहण के कारण, उत्तान और अवरोहण के कारण आपकी क्या है, एक दक्षिणी उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी भी बनती है। तो ये उत्थान और आरोहण के बनती कारण। तो ये हमने देख लिया, तापजन्य और गतिजन्य 2 कारणों से बन रही है, उसे स्पष्ट कर दिया। अब हम देखेंगे पृथ्वी पर हवाओं को प्रभावित करने वाले कारक। पृथ्वी है, उस पृथ्वी पर आपकी हवाओं पर, पृथ्वी पर हवाओं को प्रभावित करने वाले कारक। दाब प्रवणता, सबसे पहले दाब प्रवणता के बारे में टर्म क्या है, इसके बारे में समझना पड़ेगा कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर लगता है और इसी बल के प्रभाव से आपकी हवाएं उच्च दाब वाले क्षेत्रों से निम्न दाब वाले क्षेत्र में। दाब की प्रवणता, जहां आपके क्या है, जहां पर निम्न दाब बनेगा, यहाँ पर मान लो निम्न है तो निम्न दाब से आपकी क्या है, ये निम्न दाब है तो उच्च, यहाँ पर बना हुआ है मान लो उच्च दाब, तो ऑलवेज वायु है उच्च दाब से आपकी निम्न दाब की तरफ ही बढ़ेगी, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसी सिस्टम को दाब प्रवणता कहते हैं, दाब प्रवणता कहते हैं। घर्षण बल देखें तो यहाँ पर जिस दिशा में हवा चलती है, जिस दिशा में हवा चलती है उससे ठीक विपरीत दिशा में जो घर्षण बल लगता है, ठीक है ना। घर्षण बल हमेशा वायु को रगड़ उत्पन्न करता है। हम भी जब चलते हैं तो हमें भी एक घर्षण महसूस होता है जो हमें रोकने में मदद करता है। अगर घर्षण इस जिंदगी में ना हो तो शिल्पी चलेगा, यानी कि सड़कें हो जाएगी आईसी। तो घर्षण क्या है, ये मान लो हवा चल रही है, इस हवा के विपरीत में जो लगेगा ये होगा आपकी घर्षण। विपरीत में जो घर्षण होगा, विपरीत में जो बल लगेगा उसे क्या कहते हैं, घर्षण कहते हैं। जो हवा की गति को नियंत्रित करता है, क्या करता है, होड़े करता है दोस्तों, होड़े करता है। वरना इसी स्पीड से चली जाए तो पेड़ की तरह हमें भी आपके क्या है, बीच से टड़क तोड़ देना, ठीक है। तो ये घर्षण है, विपरीत दिशा में लगता है। और हवा की जो दिशा होती है, हवा की जो गति होती है, उस गति को क्या करती है, नियंत्रित करती है। तीसरे प्रभावित करने वाला कारक है कोरियोलिस बल या विक्षेपी बल। देखो कोरियो आपकी क्या है, कोरियोलिस बल है या विक्षेपी बल है, ये आपके पृथ्वी की जो घूर्णन गति के कारण इस पर चलने वाली जो हवाएं हैं, समुद्री धाराएं हैं, हवा में आपके उड़ते हुए पक्षी हैं और पक्षियों व हवा में फेंकी हुई वस्तुओं आदि पर आपके एक बल लगता है जो आपके इनको अपनी दिशा में विक्षेपित कर देता है और इसलिए इसे विक्षेपी बल कहते हैं। इसकी जानकारी आपके जीजी कोरियोलिस द्वारा दी गई, इसलिए इसे कोरियोलिस आपके बल कहते हैं। किसके द्वारा दी गई, जीजी कोरियोलिस के द्वारा दी गई। तो कोरियोलिस बल या विक्षेपी बल समझो, ये कहता है भाई साहब आपके जो पृथ्वी है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पृथ्वी घूमती है आपकी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, तो घूमिंग करती है वो। इस घूमिंग के कारण चलने वाली जो हवाएं हैं, समुद्री धाराएं हैं, हवा में उड़ते जो पक्षी हैं, हवा में फेंकी हुई वस्तु है, उन पर एक बल लगता है और इनको अपनी दिशा से क्या करता है, विक्षेपित कर देता है, अपनी दिशा से घुमा देता है। जो दिशा चल रही है उससे घुमा देता है, चाहे पृथ्वी की में हवा चल रही है, चाहे समुद्र में धाराएं चल रही है और चाहे आपके हवा में उड़ते हुए कोई पक्षी है, उनको अपनी दिशा बदलनी पड़ जाती है इस बल के कारण। अच्छा, घुमा देती है खुद ही, इसे विक्षेपी बल कहते हैं, विक्षेपित करना, घुमा देना। और ये जीजी कोरियोलिस के द्वारा दी गई है।
इसलिए इसे कोरियोलिस बल कहते हैं। देखो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा पर तो आपके शून्य प्रभाव पड़ता है कोरियोलिस बल का, और ध्रुवों पर आपके सबसे अधिकतम पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है गोल 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 गोल, और जब घूमती है तो बीच में तो आपने इतना प्रभाव देखने को कम मिलता है, क्योंकि घूर्णन की इतनी जो प्रभाव है, घूमने के जो प्रभाव है बीच में सबसे कम होता है। जो घूमने का आपकी जो साइड में होता है, जैसे जैसे अपन ऊपर बढ़ते हैं ध्रुवों की तरफ, उससे तरफ हमें पता चलता है कि घूम रही है और उस घूमने का प्रभाव उस पर पड़ेगा। ठीक है ना, समझ में आई ना। बीच में प्रभाव कम पड़ता है। जो आपके शून्य रेखा है उस पर तो शून्य ही पड़ता है, भूमध्य रेखा उस पर तो शून्य प्रभाव पड़ता है। किसका? इस बल का। देखिएगा उत्तरी वायुमंडल में, ऊपरी आपके वायुमंडल में जो हवाओं की दिशा समदाब रेखाओं के समांतर हो जाती है, जो समदाब रेखाएं हैं उस समदाब रेखाओं के समांतर हो जाती हैं, ऐसी हवाओं को आपकी क्या है, भूविपक्ष से आपकी क्या है, ऊपरी वायुमंडल में हवाओं की जो दिशा है समदाब रेखाओं के समांतर हो जाती है, ऐसी हवाओं को भूविक्षेपी पवन या फिर आपके इसे जियोस्ट्रॉपिक विंड कहते हैं। इसे जेट स्ट्रीम भूविक्षेपी पवनों का ही एक उदाहरण है। और धरातल पर आपके कोरियोलिस जो बल है, इसके कारण जो उत्तरी गोलार्ध है, इस उत्तरी गोलार्ध में तो आपकी किस तरफ, दाईं तरफ, क्या है, दाईं तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध है, इस दक्षिणी गोलार्ध में आपकी क्या है, इस दक्षिणी गोलार्ध में आपके बाईं तरफ आपकी क्या है, घूम जाती है हवाएं। जैसे जैसे हवाएं चलती है, अब जैसे कि आप एक झूला है, गोल झूले से आप झूल रहे हैं और इससे आप बॉल फेंकेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये बॉल घूमती हुई ऐसे जा रही है, अपने एंगल से क्या है, विक्षेपित हो रही है। ठीक है ना, तो यही बल होता है कोरियोलिस बल, यानी कि पृथ्वी की गति के कारण, पृथ्वी की जो गति है, इस गति के कारण आपकी क्या है, अब जो उत्तरी गोलार्ध में तो ये हवाएं हैं दाईं ओर आपकी क्या है, दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या बाईं ओर आपकी क्या विक्षेपित हो जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं। यही आपकी क्या है, कोरियोलिस बल है, यानी कि पृथ्वी के घूर्णन की गति के कारण अलग अलग गोलार्धों में अलग अलग दिशाओं में हवाओं को, या फिर अपनी जो चाहे धाराएं हो चाहे कोई चीजें हो, वो दाईं तरफ और बाईं तरफ ये विक्षेपित होना, ये क्या है, कोरियोलिस बल है। ओके, फेरेल का नियम देखेगा, फेरेल के नियम देखे तो हवाओं की दिशा में कोरियोलिस बल के कारण होने वाले विक्षेपण को बताता है। फेरेल का नियम है, ये हवाओं की जो दिशा है, इस हवाओं की दिशा में कोरियोलिस बल के कारण होने वाला जो परिवर्तन है, विक्षेपण है, इस विक्षेपण को बताता है। विक्षेपण है, इस विक्षेपण को आपको बताता है। बोयस बेलेट का नियम, बोयस बेलेट का नियम है अगला। बोयस बेलेट का नियम ये आपके नियम वायु दाब की स्थिति को बताता है। बोयस बेलेट इस नियम के अनुसार यदि हवाओं के मार्ग में इस तरह खड़े हो जाए कि हवाएं पीठ से टकराकर आपकी क्या, पीठ से टकरा रही हो, ऐसी स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में आपकी क्या है, दाएं हाथ की तरफ, देखिएगा हवाएं हैं, हवाओं के मार्ग में आप इस तरह से खड़े हो, किस तरह खड़े हो, आप इस तरह खड़े हो कि हवाएं जहाँ आ रही है वहाँ से पीठ से टकराए, आपकी क्या पीठ की तरफ टकराए, पीठ की तरफ टकराए। और तो ऐसी स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में दाएं हाथ की तरफ, क्या है, दाएं हाथ की तरफ, और आपके क्या उच्च वायुदाब महसूस करेंगे, और बाएं हाथ की तरफ आप निम्न वायुदाब होगा। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में उसकी ठीक विपरीत स्थिति होगी, अर्थात क्या होगा, दाईं तरफ आपकी क्या है, दाईं तरफ आपके निम्न वायुदाब और बाईं तरफ उच्च वायुदाब होगा। ठीक है ना, तो ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी, ये चीज आपको देखने को मिलेगी क्या, कि भाई आप उत्तरी गोलार्ध में तो खड़े हैं, पीठ पे आपकी हवा लग रही है, तो आपके दाएं तरफ उच्च वायुदाब और उस तरफ है दक्षिणी गोलार्ध में तो बाएं तरफ आपके उच्च दाब। ठीक है ना, इसमें भी आपके कोरियोलिस बल तो सहयोग दे ही रहा है, और यही आपकी जो स्थिति है, ये बोयस बेलेट का नियम है, बोयस बेलेट का नियम है। पृथ्वी पर चलने वाली हवाओं के प्रकार देखते हैं। पृथ्वी पर चलने वाली जो हवाएं हैं उनके प्रकार देखते हैं। अति महत्वपूर्ण चीजें शुरू हो रही हैं। स्थायी पवनें हैं या प्रचलित हैं, भूमंडलीय हैं, सनातन हैं, वैश्विक हैं, या आपके ग्रहीय पवनें हैं। इनके इतने सारे नाम हो सकते हैं। ये स्थायी, प्रचलित, भूमंडलीय, सनातन, वैश्विक, ग्रहीय पवनें हैं। दूसरी है सामयिक पवनें। ये आपकी क्या है, मौसमिक पवनें और दैनिक पवनें दो प्रकार की होती हैं। सामयिक पीरियोडिक समय विशेष में चलती है, जिसमें मौसमिक पवनें और दैनिक पवनें हैं। स्थानीय पवनें जो लोकल विंड्स होती हैं। तो सबसे पहले शुरू करें
स्थायी पवनों को। तो स्थायी पवनें सबसे पहले देखते हैं। स्थायी पवनें ये पृथ्वी पर आपकी उच्च वायुदाब पेटियों से निम्न वायुदाब पेटियों की ओर वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलती हैं। जो उच्च वायुदाब पेटियाँ होती हैं उस पेटियों से आपके निम्न क्या है, निम्न वायुदाब पेटियों की तरफ वर्ष भर चलती हैं, वर्ष भर चलती हैं, ठीक है ना। और निश्चित दिशा में चलती हैं। भूमंडलीय जो पवनों का प्रारूप है मुख्यतः निम्न बातों पर निर्भर करता है। जो भूमंडलीय पवनें हैं, इन भूमंडलीय पवनों का आपके प्रारूप है मुख्यतः निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहली कि वायुमंडलीय जो ताप में अक्षांश भिन्नता। वायुमंडलीय जो ताप है इसमें आपकी अक्षांश भिन्नता है। जो वायुदाब की पेटियां हैं उन पट्टियों पट्टियों से की उपस्थिति और वायुदाब पट्टियों का आपके सौर किरणों के साथ विस्थापन और महासागरों और महाद्वीपों का वितरण और पृथ्वी का घूर्णन, ये सारे आपके क्या हैं, ये बातें निर्भर करती हैं भूमंडलीय पवनों का प्रारूप तैयार करने के लिए कि वायुमंडलीय आपके ताप में आपके अक्षांश से भिन्नता कैसी है, वायुदाब में आपके जो पट्टियाँ हैं उसकी उपस्थिति और सौर किरणों के साथ विस्थापन, महासागर महाद्वीप का वितरण कैसा है, पृथ्वी का घूर्णन कैसा है। सबसे पहले स्थायी पवन के अंतर्गत अपन देखें व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंडो कहते हैं व्यापारिक पवनें यानी कि ट्रेड विंड से देखे तो ये दोनों गोलार्धों में क्या है, उपोष्ण उच्च दाब पेटियों से विषुवत रेखीय निम्न दाब वायुदाब पेटी की ओर प्राय निश्चित रूप से चलती हैं। ये दोनों आपके क्या है, दोनों गोलार्धों में जो उपोष्ण उच्च दाब पेटियां हैं उससे आपके विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटियों की ओर प्राय निश्चित रूप से चलती हैं। ये तो आसान चीज़ है, इसे समझाना तो बहुत आसान है। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी की आपकी कौन सी, ये होगी आपकी भूमध्य रेखा और इससे आपकी क्या है, यानी कि यहाँ पर देखिएगा विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब है 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण में अक्षांशों में, ठीक है। और यहाँ से आपकी जो 30 से 35 डिग्री वाला आपकी माहौल है, 30 से 35 डिग्री में निम्न आपके कौन सा है, यहाँ पर आपके उपोष्ण उच्च दाब पेटियां हैं, ठीक है। और यहाँ उपोष्ण आपके उच्च दाब पेटी से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर प्राय निश्चित रूप से चलती हैं। क्या है, निश्चित रूप से आपके चलती हैं। क्या होगी, व्यापारिक पवनें होगी। क्या होगी, व्यापारिक पवनें होगी। ठीक है ना। ये देखो ये स्थिति किसकी है, व्यापारिक पवन। ये आपकी स्थिति किसकी है, व्यापारिक पवन की है। ये स्थिति किसकी, व्यापारिक पवन की स्थिति है। 30 से 5 उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य चलती हैं। 30 से 5 ऑब्वियसली बात है, यहाँ से चल रही है तो ये आपके कौन सा है, 30 वाला है। और ये कौन सा है, ये भी आपके 30 डिग्री है। तो ये 30 से 5, क्योंकि यहाँ पर 5 से तक है तो ये भी 5 तक है, तो 30 से 5 ये होगी आपकी व्यापारिक पवनें। सभी भूमंडलीय पवनों में व्यापारिक पवनें सबसे नियमित रूप से चलती हैं। सभी जो भूमंडलीय पवन हैं, भूमंडलीय पवनों में आपकी व्यापारिक पवनें हैं, ये व्यापारिक पवनें सबसे नियमित रूप से चलती है और इन्हें आपके सनमार्गी पवनें, ट्रैक विंड्स भी कहा जाता है, सनमार्गी, ठीक है ना, सनमार्गी कहते हैं। इन हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से, अब दिशा देखिएगा, मैंने जैसे मैं आपके मैप में बताया कि आपकी ये दिशा है उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। क्लियर देख पा रहे हो, मैंने ये सिंबल्स बताए हैं, ये व्यापारिक पवनें के सिंबल्स हैं। व्यापारिक पवनें आपके ऐसे चल रही है, कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ठीक है ना, और फिर ऐसे चल रही है। तो ये क्या हो गया, ये आपके उत्तरी गोलार्ध हैं। इस उत्तरी गोलार्ध में तो कहाँ से, किस दिशा से आ रही है, आपकी उत्तरी पूर्वी दिशा से आ रही है और जा किस तरफ रही है, दक्षिणी पश्चिमी दिशा की तरफ। और ठीक है, और
जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध की इसकी स्थिति आप देख पा रहे हो, ये किस तरफ से रही है, आ रही है आपके साहब, ये तो दक्षिणी पूर्वी की दिशा की तरफ से आ रही है, दक्षिणी पूर्वी की तरफ से आ रही है। और जा किस तरफ रही है, जा रही है उत्तर पश्चिम की तरफ, उत्तर पश्चिम की तरफ। क्या ये स्थिति है? बिल्कुल। यहाँ पर देखते हैं उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम की ओर आ रही है, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी से आपके उत्तर पश्चिम की ओर जा रही है। ये आपकी स्थिति व्यापारिक पवनों की दिशा याद होनी चाहिए, व्यापारिक पवनों को सनमार्गी दिशाओं की याद होनी चाहिए। और देखिएगा दोनों गोलार्धों की आपकी व्यापारिक पवनें जहाँ अभिसरित होती हैं, और जो दोनों गोलार्धों की जो व्यापारिक पवनें होती हैं अभिसरित यानी कि मिलती हैं, उस क्षेत्र में आपके अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ कहते हैं, उसे ITCZ कहते हैं, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं उसे, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ कहते हैं उसे। और इन दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें जहाँ अभिसरित होती हैं, क्या करती है? मिलती। इस प्रकार ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी दिशा से चलती हैं, ठीक है ना। तो उत्तरी गोलार्ध में तो उत्तरी पूर्वी तथा दक्षिणी गोलार्ध से दक्षिणी पूर्वी दिशा से चलती हैं, और इन्हें पूर्व पवनें कहते हैं, पूर्व पवनें भी कहते हैं इसे, पूर्व पवनें भी कहते हैं, पूर्व पवना भी कहते हैं। ये पवनें स्थल की अपेक्षा सागरों पर अधिक सुदृढ़ होती हैं, और इनका वेग है शीत ऋतु में आपके क्या अधिक और ग्रीष्म ऋतु में कम होता है। इनका वेग देखिएगा, एक वेग आपके शीत ऋतु में तो होता है अधिक और ग्रीष्म ऋतु में होता है कम, ग्रीष्म ऋतु में तो होता है कम और आपके शीत ऋतु में तो होता है अधिक, शीत ऋतु में होता है अधिक, ग्रीष्म ऋतु में कम वेग, ठीक है ना। और ये पौने महाद्वीपों की आपके पूर्वी किनारों पर पर्याप्त वर्षा करती हैं। ये पवने महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर, दोस्तों ये पवने हैं महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर, महाद्वीप है, इस महाद्वीप के पूर्वी जो किनारे हैं, इस पूर्वी किनारों पर आपके पर्याप्त वर्षा करती है, और तथा महाद्वीपों के पश्चिम किनारों पर वर्षा नहीं करती हैं। इससे इन अक्षांशों में 30 से 5 आपके उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में महाद्वीपों की पश्चिमी भागों में विश्व के बड़े बड़े उष्णकटिबंधीय मरुस्थल मिलते हैं। ये जो व्यापारिक पवन है ये विचारों के धोखा कर देती है महाद्वीपों के पश्चिम भागों के साथ, और वहाँ पर मरुस्थल रह जाता है, फिर वहाँ पर वर्षा नहीं कराती, पूर्वी भागों पर करवाती है, और इस कारण से वहाँ पर तगड़ा क्षेत्र बना हुआ है, ठीक है ना। ग्रीष्म ऋतु में तो होती है कम, शीत ऋतु में होती है अधिक इनकी गति। फिर देखिएगा व्यापारिक पवने के बाद पछुए पवने, पश्चिमी पवने या आपके वेस्टर्लीज पवने, उनके बारे में देखिए। पछुए पवने, पश्चिमी पवने या आपके वेस्टर्लीज पवने, पश्चिम का वेस्टर हो गया, वेस्टर्लीज और पछुआ पवन, ये दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियों से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियों की ओर चलती हैं। ये टर्म भी समझना बड़ा आसान है कि ये दोस्त पृथ्वी है, ये इसकी एक आपकी रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यहाँ पर आपकी कौन सा है, यहाँ पर एक क्षेत्र बन जाएगा आपकी कौन सा 30 से जो 35 डिग्री के बीच में, 30 से 35 डिग्री के बीच में बढ़ता है, ठीक है ना। और एक यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना, एक यहाँ पर बनेगा और एक ऐसा कैसा यहाँ पर बनेगा जो 60 से 65 के बीच में बढ़ता है। ये हो जाएगा उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब वाले, क्योंकि वायु यहाँ से उड़ जाती है और नीचे निम्न वायुदाब रह जाता है, ठीक है। और इधर की साइड भी ये बनेगा 30 से 35 डिग्री वाला, 30 से 35 डिग्री बनने वाला आपकी उपोष्ण उच्च वायुदाब वाला, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी होगी और वो होगी उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियां होगी। यहाँ पर ये पवने 30 से 35 डिग्री अक्षांश से 60 की 65 डिग्री अक्षांश की आपके बीच चलती हैं। किनके बीच चलती हैं? इनके बीच चलती हैं। उपोष्ण उच्च दाब पेटी और उप ध्रुवीय निम्न दाब पेटी की तरफ बीच में चलती हैं, और ये व्यापारिक पवनों की दिशा ठीक विपरीत होती है। व्यापारिक जो पवनें होती हैं उसके ठीक विपरीत होती हैं।
इन पवनों की सीमा मौसम के अनुसार परिवर्तन होती है और ध्रुवों की ओर इनकी सीमा अधिक अस्थिर होती है। इनकी पवनों की सीमा मौसम के अनुसार परिवर्तन होती रहती है और ध्रुवों की ओर इनकी सीमा अधिक अस्थिर होती है। तो ये पवनें किस दिशा में चलती है, ये आपकी दिशा बताऊं तो इस पवनों की आपकी दिशा ठीक विपरीत यानी कि ऐसे चलेगी, ऐसे, ठीक है। यहाँ से ऐसे, यहाँ पर बात कर रहा हूँ, और इस तरफ आपकी कैसे चलेगी, इस तरफ चलेगी आपके ऐसे, इस तरफ हो जाएगी ऐसे, ऐसे, ठीक है, ऐसे चलेगी। दिशा समझ में आई ना, यानी कि इसके दिशाओं का निर्धारण करें तो उत्तरी गोलार्ध में तो ये चलेगी आपके ठीक विपरीत यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तरी पूर्व है, दक्षिणी पश्चिम से उत्तरी पूर्व है, और आपकी दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से आपके दक्षिणी पूर्वी चलेगी, ठीक है ना। तो ये स्थिति इसमें रहने वाली है क्योंकि व्यापारिक पवनों के ठीक विपरीत है। अगर व्यापारिक पवनें आपको समझ में आई, दिशा समझ में आई, तो इसकी दिशा आपके ठीक विपरीत कर लो, ठीक है ना। तो क्या देखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में तो दक्षिण पश्चिम से, देखिएगा, देखिए लिख देता हूं, ये उत्तरी होगा, ये दक्षिणी हो गया। तो इस तरफ उत्तरी में तो ये दक्षिण पश्चिम से किस तरफ, उत्तरी पूर्वी, और दक्षिण में ये चलेगी आपकी उत्तर पूर्वी, सॉरी उत्तर पश्चिम, हाँ ठीक सही कह रहा हूँ, उत्तर पश्चिम से आपके किस तरफ जाएगी, उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्वी की तरफ, सही बता रहा हूँ, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी की तरफ, ओके। ये दिशा तो समझ में आ गई। उत्तरी गोलार्ध में आपके स्थल की अधिकता है और इसलिए इसका घर्षण बल आपके अधिक प्रभावी होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग की अधिकता होने के कारण घर्षण प्रभाव कम लगता है, और इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की गति है अधिक होती है, जिन्हें आपके 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर आपके गरजती 40 डिग्री पर तो गरजती 50 डिग्री पर आपकी क्या है, भयंकर या प्रचंड 50 कहते हैं, भयंकर या प्रचंड 50, गरजती 40, 60 डिग्री पर आपके चीखता 60 कहते हैं, ठीक है ना। और इन पवनों के साथ चक्रवात और प्रति चक्रवात भी आपके पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलते हैं, पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ क्या है आपके क्या चलते हैं, चक्रवात और प्रति चक्रवात, चक्रवात। अच्छा, व्यापारिक पवनों की तुलना में पछुआ पवनें अधिक प्रचंड होती हैं। व्यापारिक पवनें इतनी प्रचंड नहीं होती, लेकिन आपके जो पछुआ पवनें हैं, ये पछुआ पवनें अधिक प्रचंड होती हैं। गर्म अक्षांशों से ठंडे अक्षांशों की ओर चलने के कारण ये अपने पवनें शीतोष्ण कटिबंध में स्थित महाद्वीपों के पश्चिम भागों पर वर्ष भर आपके वर्षा करवाती है। शीतोष्ण जो कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध में स्थित आपके जो महाद्वीप है उसके पश्चिम में वो करवा दे रही थी पूर्व में, और ये करा रही है पश्चिम भागों में वर्ष भर वर्षा कराती है। ये स्थिति याद रखना। चक्रवातों के प्रभाव के कारण इन पवनों का प्रवाह अनिश्चित और अस्थिर होता है। जो चक्रवात है, इन चक्रवातों की आपकी क्या है प्रभाव के कारण इन पवनों का प्रवाह है अनिश्चित होता है, अस्थिर, क्योंकि चक्रवात है वो स्थिर होने ही नहीं देते, ठीक है ना। चक्रवात के अभाव की आपकी स्थिति है उसे स्थिर होने ही नहीं देते साहब। और देखिएगा, अब हम देखते हैं ध्रुवीय पवनें यानी कि पोलर विंड से देखते हैं। तो ये पवनें आपके देखिए साहब जी, तो ऐसी बात है, ये दोनों गोलार्धों में आपने ध्रुवीय उच्च दाब पेटियों से ध्रुवीय जो उच्च दाब की पेटी है उप ध्रुवीय निम्न दाब जो उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटियों की ओर चलती हैं। ये पवनें 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध से 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य चलती हैं। इन अक्षांशों के मध्य चलती है और साथ ही में इनकी दिशा सामान्यतः पूर्व से क्या है, पूर्व से पश्चिम की तरफ, पूर्व से पश्चिम की ओर, इसलिए इन्हें ध्रुवीय पूर्वा या फिर आपके पोलर क्या कहते हैं, ईस्टर्लीज कहते हैं। ये आपकी क्या है, व्यापारिक पवनें उससे ठीक समान दिशा में चलती हैं। जैसे व्यापारिक दिशा चल रही थी, व्यापारिक आपके दिशाएं के ठीक क्या है समान दिशा में, और पछुआ पवनें के ठीक विपरीत है।
ठीक है ना। और इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में तो है उत्तरी पूर्व से आपकी क्या है, दक्षिणी पश्चिम, और दक्षिणी गोलार्ध भी क्या है, दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। अब रुको, जगह कहाँ मिले, जहाँ जगह मिले हम झंडा गाड़ दे। यहाँ जगह मिल गई, चलो मिल गई। ये मानो पृथ्वी है, बूंदी तो बनाई लेकिन है पृथ्वी। यहाँ देखो 90 डिग्री का, यहाँ देखिएगा ये है क्या, ये ध्रुवीय हो गए, ध्रुवीय शीतोष्ण आपके वायुदाब हो गया, सॉरी ध्रुवीय उच्च दाब पेटी हो गई। और इधर वाले में आपके, ये इधर में वो 60 से 65 डिग्री वाले आपकी उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी हो गई। यहाँ पर भी वही, ठीक है, यहाँ पर भी वही 60 से 65 वाले। और यहाँ पर क्या हो गई, ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी हो गई 90 डिग्री वाले। और इनकी दिशा देखें, इनकी दिशा वही, इनकी दिशा क्या वही अपने होगी, ये ऐसी और ये ऐसी। तो किसके हैं, जो व्यापारिक पवनें चल रही थी, जो यहां से आपकी व्यापारिक पवनें चल रही थी, उसके तो है समान, उसके तो है समान। और जो पछुआ पवनें चल रही थी उसके हैं विपरीत, उसके हैं विपरीत, उसके क्या है विपरीत है। तो इनकी दिशा देखें, उत्तरी गोलार्ध है एक और एक दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में तो ये चल रही है आपकी, ये चल रही है उत्तरी पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर। और दक्षिण में दक्षिणी पूर्वी की ओर, दक्षिणी पूर्वी से आपके उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर। ठीक है ना, यही दिशा है ना, बिल्कुल यही दिशा है ना, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी से उत्तर पश्चिम की ओर। गर्मियों में वायुदाब पेटियों के खिसकाव के कारण, गर्मियों में जो वायुदाब की पेटियां थोड़ा खिसकाव हो जाता है, इस खिसकाव के कारण इन पवनों का संकुचित हो जाता है, ये पवनें क्या संकुचित हो जाती है और शीतकाल में इनका हो जाता है क्षेत्र विस्तृत होकर 60 डिग्री अक्षांश तक हो जाता है। ठीक है ना। और ध्रुवों से देखें, ध्रुवों से आने वाले कारण से ये बहुत ठंडी होती है और अधिक शीतलता के कारण इनकी जल वाष्प ग्रहण करने की शक्ति भी कम होती है। क्यों, क्योंकि बहुत ठंड होती है और जब ये ठंड हो जाती है तो जल वाष्प की शक्ति क्या है, ग्रहण करने की कमी होती है। और ये पवनें न्यून तापमान वाले क्षेत्रों से अधिक तापमान वाले क्षेत्रों की ओर आपके चलने के कारण शुष्क होती है। क्या होती है, शुष्क। न्यून तापमान वाले से क्षेत्र से आपके अधिक तापमान वाले क्षेत्र की तरफ जा रही है, तो ये पवनें आपकी क्या है, पछुआ पवनों से टकराएगी और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को जन्म देगी। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उनको जन्म देगी, क्योंकि पछुआ पवनों से टकराएगी, जिससे मौसम में परिवर्तन और वर्षा होती है, मौसम में होता परिवर्तन और वर्षा होती है। ठीक है ना। अब वायुमंडलीय परिसंचरण कोशिका या चक्र देखते हैं, कोशिका या चक्र देखते हैं, जो आपके प्रमुख रूप से 3 देखेंगे हम। कौन कौन सी, सबसे पहले हम देखें, देखो हेडली कोशिका या निम्न अक्षांशीय कोशिका, फिर मध्यम अक्षांशीय कोशिका को फेरल कोशिका कहते हैं, ध्रुवीय कोशिका को उच्च अक्षांशीय कोशिका कहते हैं। देखिए उच्च अक्षांशों पर तो ध्रुव होते हैं ध्रुवीय कोशिका, मध्य अक्षांशों का आपको फेरल कोशिका याद रखनी है, निम्न पर आपकी हेडली कोशिका, निम्न अक्षांश पर हेडली कोशिका। हेडली कोशिका सबसे पहले देखते हैं निम्न आपके अक्षांशीय कोशिका को। तो देखिएगा यह दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्ध है, उस दोनों गोलार्ध में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियों व विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की जो पेटियां हैं उसके बीच आपकी बनती हैं, और इस कोशिका में धरातल पार पर आपकी व्यापारिक पवनें चलती हैं। जो व्यापारिक पवनें चल रही हैं, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियां और विषुवत रेखीय निम्न वायु पेटियों के बीच में है हेडली कोशिका। क्या है हेडली कोशिका, बस वही याद रखना है, हमने वो पूरा मैप तो देख लिया है। यानी कि आपके देखो ये है और इसके बीच में ये वाला सीन है। ठीक है ना, यहाँ पर वाला में क्या है, ये हो गया, यहाँ पर क्या है हेडली, ये हेडली हो जाएगा।
फिर एक इधर वो वाला बनेगा, फिर आपकी एक ये अंतिम बच जाएगा, अंतिम बच जाएगा जो ध्रुवीय कोशिका हो जाएगी, ठीक है ना। और बीच में कौन सी हो जाएगी, मध्य में आपके फेरल कोशिका हो जाएगी। ये दोनों गोलार्ध में जो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियां हैं और उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियां हैं उनके बीच बनेगी, और कोशिका में धरातल पर आपके पछुए पवनें चलती हैं। तो फेरल कोशिका संबंध पछुआ पवनों से है, हेडली कोशिका का संबंध व्यापारिक पवनों से है, और हेडली के बाद हम देखें तो ये हो जाएगा आपके, ये फेरल हो जाएगा यहाँ पर, ये फेरल, यानी कि फेरल इज इक्वल टू पछुआ और हेडली इज इक्वल टू व्यापारिक। और ध्रुवीय हैं, ये आपके ध्रुवीय पवनें चलती है, और इन गोलार्धों में उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियां और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियों के बीच में बनती है ध्रुवीय कोशिका या उच्च अक्षांशीय कोशिका कहते हैं। दूसरी पवन है सामयिक पवनें, मौसम या मानसूनी पवनें और दैनिक पवनें इसमें रहने वाली हैं। मानसूनी या मौसमी या ऋत्विक सेस्टल विंड्स देखे तो इसके अंतर्गत अपना समझना, इसके अंतर्गत समझना उत्तरी हिंद महासागर है और दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी एशिया है, दक्षिणी है और दक्षिणी पूर्वी एशिया है। इसमें ऋतु के अनुसार हवाओं की दिशा बदलती हैं और ऐसी हवाओं को मानसूनी हवा कहते हैं। जो अपने निम्न है, एक तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं होगी, और जो दक्षिण पश्चिम से क्या है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं, जो ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं। एक उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाएं जो उत्तरी पूर्वी से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं, तो ये आपके शीत ऋतु में एक दूसरे की क्या उल्टी चलती है। और उत्तरी हिंद महासागर की हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं अपने वाले की, जो उत्तरी हिंद महासागर है, उत्तरी हिंद महासागर में उत्तरी हिंद महासागर और तथा दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात कर रहे हैं। दक्षिण में भारत वगैरह अपना आ गया, दक्षिणी पूर्वी में अपना थाईलैंड वगैरह बहुत जगह आ गई। तो यहाँ पर ऋतु के अनुसार हवाओं की दिशा बदलती है, ऋतु के अनुसार हवाएं बदलती हैं और हवाओं को मानसूनी हवाएं कहते हैं, मानसूनी हवाएं कहते हैं, ठीक है ना। दक्षिण पश्चिम में अपने मानसूनी हवाएं हैं, दक्षिण पश्चिम में मानसून हवाएं दक्षिणी पश्चिम से दक्षिणी पूर्वी ग्रीष्म ऋतु में होती है, और उत्तरी पूर्वी मानसून होते हैं उत्तरी पूर्वी से दक्षिण पश्चिम की तरफ चलते हैं, वो शीत ऋतु में होती है। इजी चीज। फिर दैनिक पवनें देखें, दैनिक पवनों के अंतर्गत समझे सबसे पहले जल समीर, यह दिन के समय आपके समुद्र से स्थल की ओर जल समीर, जल समीर है दैनिक पवनों में। जल समीर ये है कि आपके दिन के समय समुद्र से, समुद्र है, समुद्र से स्थल की तरफ, समुद्र से स्थल की तरफ चलती हैं, इसे जल समीर कहते हैं। या दिन के समय समुद्र से आपके समुद्र से स्थल की तरफ जल समीर कहते हैं, और दिन के समय। फिर जल समीर के बाद थल समीर होती है, जो ये रात में होती है और स्थल से समुद्र की तरफ चलती है। क्योंकि रात में क्या है, स्थल हो जाते हैं अपने ठंडे और समुद्र हो जाते गर्म, तो उस तरफ आपके निम्न वायुदाब वहां बढ़ जाता है, तो उल्टी चलती है थल समीर, रात में चलती है। घाटी समीर, घाटी समीर, घाटी समीर आपके दिन के समय, दिन के समय, दिन के समय क्या है, घाटियों में, दिन के समय घाटियों की वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है, जिसे घाटी समीरा एनाबैटिक पवन कहते हैं। तो घाटी है, घाटी समीर में आपके दिन के समय, दिन का समय में घाटियों की वायु है, ये गर्म होती है, और जो घाटियों की वायु होती है गर्म, और गर्म होकर आपकी ऊपर की ओर, ऐसे ऊपर की ओर बढ़ती है, और उसे घाटी समीर कहते हैं, या एनाबिक क्या कहते हैं, एनाबैटिक, एनाबैटिक पवन कहते हैं, घाटी पवन। एक होती है पर्वत समीर, रात के समय पर्वत शिखरों की वायु होती है ठंडी और भारी हो जाती है, और पर्वतीय ढालों के सहारे नीचे घाटी में उतरती है, पर्वत समीर, या इसे कैटाबैटिक पवन कहते हैं, कैटाबैटिक, नीचे की तरफ। इस पवन को क्या कहेंगे, कैटाबैटिक पवन कहेंगे, कैटाबैटिक पवन। अरे कौन सा बेटा, कैटाबैटिक पवन कहेंगे। पर्वत जो अपने ठंडी हो जाती है, भारी हो जाती है, रात के समय होती है, फिर नीचे उतरती है, नीचे उतरती है, तो वो से कैटाबैटिक पवन कहेंगे। ये पवनें हो गई। अब हम स्थानीय पवनें वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और इसमें और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझेंगे स्थानीय पवनों में। और स्थानीय में भी गर्म है, हवाएं हैं, ठंडी है, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। एक बार इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।